हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉप लीगल एब्रिवेशंस को जो आपको पीयू, क्लैट या किसी भी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने की या इसे नोट करने के लिए टाइम वेस्ट मत करना। हर चीज़ के नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोफाइल पे मिल जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन करो और नोट्स ले लो, आराम से देख के पढ़ लेना। अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन दिस वीडियो। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब आप एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एलएलबी पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि एलएलबी का एक्चुअली फुल फॉर्म है क्या। जब भी एलएलबी के फुल फॉर्म की बात आती है, मोस्टली पीपल से इट इज़ बैचलर ऑफ लॉज। ये गलत नहीं है, बट प्रॉपरली सही भी नहीं है। बीइंग अ लॉ एस्पिरेंट और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एलएलबी स्टैंड्स फॉर लीगम बैकलॉरियस। लीगम बैकलॉरियस एक लैटिन टर्म है। ऐसे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो लीगल फील्ड में पिछले बहुत से सालों से काम कर रहे हैं, बट अभी भी उन्हें एलएलबी का राइट फुल फॉर्म, ये लीगल फुल फॉर्म नहीं पता है। सो मेक श्योर आज आप इसे बाय हार्ट याद करें एंड यू कीप इट फॉर एवर विद यू। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए सो दैट अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ एलएलबी, यू शुड से इट्स लीगम बैकलॉरियस। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक्ट ऑफेंस कब है। हमने बोला इसने थेफ्ट करा, फॉर एग्जाम्पल ए ने थेफ्ट कमिट करा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस काम को थेफ्ट एक्चुअली बोला जाएगा। तो हर ऑफेंस का डेफिनेशन, उस ऑफेंस की पनिशमेंट और उस ऑफेंस को कैसे ट्राई करा जाएगा, किस कोर्ट में जाएगा, किस मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, क्या उसके लिए प्रोसीजर रहेगा, समन्स क्या होते हैं, वारंट्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन स्टैट्यूट्स में प्रोवाइड करी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की। आईपीसी स्टैंड्स फॉर द इंडियन पीनल कोड 1860। कोई भी एक्ट ऑफेंस कब बनता है, उस ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है वो हमें यहाँ प्रोवाइडेड है, उस ऑफेंस की क्या पनिशमेंट है वो भी हमें यहाँ प्रोवाइडेड है। इसके साथ और भी बहुत सी बातें हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट फॉर राइट नाउ दिस इज़ व्हाट आईपीसी इज़। आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड 1860। अब हमें ये पता चल गया है कि इसने थेफ्ट करा है या हमने इस पर्सन को थेफ्ट के लिए एक्यूज करा है। जब कोर्ट में ये केस जाएगा तो क्या एविडेंसेस लगेंगे, क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ेंगी, ये सब बातें और भी बहुत सी बातें कवर करी गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। सो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। नेक्स्ट कम्स कि अब हमें ये पता चल गया है कि ए को एक्यूज करा गया है थेफ्ट के लिए। अब इसका केस किस कोर्ट में चलेगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, किस मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, क्या क्या इसके पास रिलीफ अवेलेबल है एंड मैनी अदर प्रोसीजरल थिंग्स, वो सब प्रोसीजर प्रोवाइड करा गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर। सो CRPC स्टैंड्स फॉर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। गाइस मेक श्योर कि आप जब भी किसी एक्ट को याद कर रहे हैं, जैसे कि ये है IPC, CRPC, तो इनके आप फुल नेम्स याद करें अलॉन्ग विद देयर ईयर, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको कैसे ट्रिक करेगा। उन्हें पता है कि IPC स्टैंड्स फॉर इंडियन पिनल कोड, ये बात आप भी समझ गए होंगे, तो वो आपको कैसे ट्रिक करेंगे। वो आपको 4 ऑप्शन देंगे, पहला ऑप्शन बना देंगे द इंडियन पिनल कोड 1870, इंडियन पिनल कोड 1860, द इंडियन पिनल कोड 1860 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको प्रॉपरली उन स्टैट्यूट्स का पूरा नाम याद रखना है। दिस द वर्ड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो अगर वो पूछते हैं व्हाट डज IPC स्टैंड्स फॉर, तो आपको पूरा याद रखना है द इंडियन पीनल कोड 1860। तो मेक श्योर आप सारे एक्ट्स के नेम्स अलॉन्ग विद द ईयर प्रॉपरली याद करें, बिकॉज यहीं पे यूनिवर्सिटी आपको ट्रिक करेगी। तो जब हम इन लॉज की बात कर रहे हैं, पहले ये 3 लॉज का सेट फॉलो किया जाता था, दैट वाज IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC। बट नाउ अब ये 3 नए लॉज ने इन पुराने लॉज को रिप्लेस कर दिया है। IPC को रिप्लेस कर दिया गया है BNS द्वारा। BNS का मतलब है द भारतीय न्याय संहिता 2023।
नो डाउट अंदर का जो मटेरियल है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, सेक्शन नंबर्स वेरी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रिजनमेंट या थोड़ा बहुत पनिशमेंट्स में फ़र्क आया है, बट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इज़ क्वाइट सिमिलर। सो आईपीसी को रिप्लेस करा है बीएनएस ने, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने 2023, एंड देन योर सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया है बीएनएसएस ने। बीएनएसएस का फुल फॉर्म है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब ये एक्ट्स क्या हैं, इनके अंदर क्या मटेरियल है, बहुत ज़्यादा डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ें आप आगे जब एलएलबी के लिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे एंड अपनी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी। बट ओवरऑल जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आगे आने वाली लॉ की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फॉर राइट नाउ एब्रीविएशंस की जहाँ तक बात है, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ फॉर यू। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एंड स्क्रीनशॉट लेने की या कुछ भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है गाइस। पूरा का पूरा पीपीटी आपको एज सच टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख लेना। अभी जस्ट समझ लो कि ये लेक्चर्स एक्चुअली है क्या। ऑलराइट, आई होप आपको ये सब चीज़ें आगे से समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ जैसे हमने पीछे देखा था सीआरपीसी बात करता है क्रिमिनल मैटर्स के बारे में। जब भी क्रिमिनल मैटर्स की बात करी जाएगी तो वहाँ पर हम सीआरपीसी यानी कि आज के बीएनएसएस को फॉलो करेंगे। लेकिन जब भी मैटर आएगा सिविल मैटर्स का, सिविल चीज़ों का, तो वो गवर्न करा जाएगा सीपीसी द्वारा। सीपीसी का फुल फॉर्म है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, दिस इज़ एज इट इज़। सो सीपीसी स्टैंड्स फॉर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। इसके बाद हम आगे आते हैं, दैट इज़ पॉक्सो। आई नो पॉक्सो आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर सुन रखा होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस। तो जो भी गर्ल्स, अर्लियर इट वॉज अबाउट गर्ल्स ओनली, बट नाउ इट इज़ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु आर अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर उनके अगेंस्ट कुछ भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं तो वो यहाँ पर कवर करे जाते हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट। या फिर उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में भी पॉक्सो एक्ट में ही कवर करा जाता है। सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एक्ट जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो पॉक्सो स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू सीसिम। सीसिम का फुल फॉर्म है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटीरियल। पहले इसे बोला जाता था चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बट लेटर ऑन एक जजमेंट में इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया विद दिस वन। तो अब जो टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज़ मटीरियल। अब वो जजमेंट कौन सी थी वो हम जब टॉप जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, उसमें देखेंगे। बट फॉर राइट नाउ दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसिम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज जेजे एक्ट। जेजे एक्ट के बारे में भी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने पहले सुन रखा होगा। सो जेजे एक्ट स्टैंड्स फॉर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। गाइज ये अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी एंड लेटर ऑन आगे जब आप एलएलबी पढ़ेंगे उसके लिए भी। मेक श्योर आप इसका नाम प्रॉपरली याद करें बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको यहाँ ज़रूर ट्रैक करेगी। What students make mistake here is यहाँ पर वो इतना तो याद कर लेते हैं दैट इट इज़ जेजे एक्ट, तो इट मीन्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, इतना याद कर लेते हैं, बट वो यहाँ पर गड़बड़ करते हैं विच इज़ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको कैसे ट्रिक करेगी, वो इन वर्ड्स को थोड़ा इनका प्लेसमेंट चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सिटी विल प्रोवाइड यू ऑप्शन द जेजे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड और प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे ही वो बस प्लेसमेंट चेंज कर देगी इन वर्ड्स का या थोड़ा बहुत वर्ड को चेंज कर देगी एंड देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। सो मेक श्योर आप इस एक्ट का नाम प्रॉपरली याद करें। दिस इज़ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ईयर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कॉपरा। सो कॉपरा स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो दिस स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट इज एनडीपीएस। एनडीपीएस अगेन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक येट वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीपीएस स्टैंड्स फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस।
फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के पास ड्रग्स मिला या किसी के पास कोई भी XYZ सब्सटेंस मिला, तो अब उसे NDPS एक्ट के अंडर गवर्न करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्यन खान का जो केस हुआ था कुछ समय पहले, तो उसमें भी आर्यन खान के ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो इसी एक्ट के अंडर लगे थे, NDPS एक्ट के अंडर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, FIR आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। FIR स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कुछ ऑफेंस होता है और हम उस ऑफेंस के बारे में जाकर कंप्लेंट फाइल करते हैं विद द पुलिस ऑफिसर, तो उस रिपोर्ट को बोला जाता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आई होप गाइज ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, UCC. Now UCC again a very controversial topic. UCC stands for Uniform Civil Code. तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि जो हमारे पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज जैसे कि हमारा हिंदू लॉ है एंड देन हमारा मुस्लिम लॉ है, ये गवर्न करता है हमारे पर्सनल लॉज। जैसे कि अगर किसी हिंदू पर्सन को किसी हिंदू पर्सन से मैरी करना है तो मैरिज का क्या प्रोसीजर रहेगा, किन चीज़ों को मैरिज कंसीडर करा जाएगा, किन चीज़ों को मैरिज को वॉइड बनाने के लिए कंसीडर करा जाएगा, किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स फाइल किया जा सकता है बाय हिंदू पर्सन, तो वो सारी बातें हिंदू मैरिज एक्ट में आती हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स की जो भी पर्सनल लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उनके मैरिज, उनका डिवोर्स, उनके लिए मेहर, उनके लिए हीबा, ये सारी बातें मुस्लिम लॉ गवर्न करता है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि हमें इन पर्सनल लॉज को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेदर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए जिसको सब फॉलो करें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर रिलीजन इज़ और व्हाट देयर पर्सनल लॉस इज़। तो पर्सनल लॉज को बेसिकली ख़त्म करने के लिए वो बोलता है, और वो बोलता है कि एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनाएं ताकि सब लोगों के लिए एक सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, दिस इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क दिस। इस पे आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती है। UCC का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, किस आर्टिकल किस स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर है वो भी पूछा जा सकता है। एंड उत्तराखंड इज़ द फर्स्ट स्टेट जिसने UCC को अप्लाई कर लिया है। सो मेक श्योर आपने इसे भी अच्छे से याद कर लिया है। सो UCC इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ADR स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। ये बेसिकली क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, सो द बेसिक एंड द ओनली ऑप्शन दैट पीपल यूजुअली थिंक इज़ कोर्ट के पास जाना पसंद करते हैं कि कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, चलिए कोर्ट के पास चलते हैं। बट कोर्ट के अलावा भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल। अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल में हर चीज़ के लिए नहीं जाया जा सकता है, बट येस कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे जाया जा सकता है। दे प्रोवाइड फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस बताता है अदर देन कोर्ट सिस्टम। जैसे कि वो बात करता है कि लोक अदालत होने चाहिए, मीडिएशन सेंटर्स होने चाहिए, आर्बिट्रेशन होना चाहिए, कंसिलिएशन होना चाहिए। अब ये सब कुछ क्या होता है ये हम आगे आने वाली लॉ की वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फॉर राइट नाउ यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ADR स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, और वो हमें बताता है ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्रेस द डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स बताता है अदर देन द कोर्ट सिस्टम। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज AOR. AOR stands for एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? दे आर द स्पेशलाइज्ड लॉयर। बेसिकली वो लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप बन जाते हैं एक स्पेशलाइज्ड लॉयर जिन्हें बोला जाता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अगर आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं तभी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर केस फाइल कर सकते हैं या प्लीड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इसलिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसका क्या प्रोसीजर है वो आगे हम देख लेंगे, बट फॉर राइट नाउ आपको पता होना चाहिए कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं। नेक्स्ट इज CJI। आई एम श्योर यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। CJI स्टैंड्स फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करंटली कौन है? करंटली हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि हैं जस्टिस सूर्यकांत। ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एंड द करंट वंस, इसके बारे में यूनिवर्सिटी आपको क्वेश्चन पूछती है। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो हम स्टैटिक GK वाले पोर्शन में देखेंगे, बट राइट नाउ आप करंट
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो हैं जस्टिस सूर्यकांत एंड ही इज़ द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके पहले कौन थे, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको हम BR गवई भी बोलते हैं, एंड ये थे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले थे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि थे जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है जी, बट आपको ये करंट वालों का नाम ज़रूर पता होना चाहिए। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। PIL, ये आपने बहुत सुना होगा कि दिस पर्सन हैज़ फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट, दिस पर्सन हैज़ फाइल्ड अ PIL फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो PIL का मतलब आखिर है क्या, PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बेसिकली क्या होता है कि जब हमें लगता है कि कोई एक ऐसा मैटर है जो इन जनरल पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज पीपल वो एक ही जो PIL है, एक ही जो एक तरह से केस है वो फाइल कर देते हैं कोर्ट में, ताकि मल्टीपल केसेस ना हो सिमिलर मैटर पे, एंड जो भी डिसीजन हो, जजमेंट हो, वो डायरेक्टली लोगों पे अप्लाई हो जाए। सो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फादर ऑफ PIL किन्हें बोला जाता है, जस्टिस PN भगवती को, ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL, देखो फर्स्ट केस ऑफ PIL एंड फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL में डिफरेंस होता है। फर्स्ट केस ऑफ PIL कौन सा है, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट केस लॉस, उसमें डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ आप देखो कि फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL कौन सा है, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, नॉट जस्ट फॉर PIL बट फॉर मैनी अदर थिंग्स एज वेल। तो ये आपको केस ज़रूर पता होना चाहिए, इसे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन आर नेक्स्ट वीडियो ऑफ इम्पॉर्टेंट केस लॉस। बट राइट नाउ आप याद रखिए कि PIL का जहाँ भी नाम आए और वहाँ पे आपको हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ऑप्शन दिख जाए, सो यू हैव टू कंसिडर दिस ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी आपने सुना होगा, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड काफ़ी ट्रेंड में रहता है हमेशा। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि हर सिटीज़न के पास एक राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। नाउ ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। एंड जो केस था राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1976 का ये केस है। अगेन ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है अबाउट द इलेक्शंस एंड ऑल, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। बट फॉर राइट नाउ आपको ये केस का नाम याद रखना है, राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ UP। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये रूल करा था कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, इसे एक फंडामेंटल राइट कंसीडर करा जाएगा अंडर आर्टिकल 19। तो उसके बाद ही ये यहाँ पर 19 क्लॉज 1 में इंक्लूड करा गया है। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) जो प्रोवाइड करा गया था इन द केस ऑफ राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ UP। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ CJM स्टैंड्स फॉर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। नाउ नेक्स्ट इज LCI स्टैंड्स फॉर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट इज, अब ये जो कुछ टर्म्स हैं, जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ेंगे तो उसके एंड में आपको ये वर्ड्स लिखे हुए दिख जाएंगे, AIR, SSC, SCR, PC, KB। तो बेसिकली ये है क्या, जब भी कोई कोर्ट जजमेंट देती है तो साथ में ये लिखा जाता है कि कौन सी कोर्ट से या कहाँ से ये जजमेंट आई है। तो ये वर्ड्स, ये जो हैं, ये आपको बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं। बाकी इन डिटेल भी हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हमारी केस लॉ वाली वीडियो में। बट राइट नाउ अभी आप देखो कि इन वर्ड्स का एक्चुअली मतलब होता क्या है। सो जहाँ पर भी लिखा होगा AIR, इट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया रिपोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्ट। नेक्स्ट इज SSC, सुप्रीम कोर्ट केसेस। जब भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आती है उसके साथ लिखा रहता है SSC। सो दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, सुप्रीम कोर्ट केसेस। नेक्स्ट इज SCR stands for Supreme Court Report. PC stands for Privy Council. And KB stands for King's Bench. King's Bench इंडिया में नहीं होता है ऑब्वियसली, जो दूसरी इंटरनेशनल जजमेंट्स है जिनको हम कई बार रेफ़र करते हैं, तो वहाँ पर कई बार वो किंग्स बेंच की जजमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे KB लिखा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ भी टेक्निकल नहीं था, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज इन्फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, नॉट टू टेक्निकल, इसलिए हम ज़्यादा इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पोर्शन है जो अभी आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है बीइंग अ फ्रेशर, लेकिन ये हम केस लॉ वाली वीडियो में इन डिटेल समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज PIO। PIO स्टैंड्स फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट इज नीति आयोग। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि नीति आयोग के तहत सरकार ने ये किया है या नीति आयोग के अंडर ये चीज़ आई है। सो नीति आयोग में ये नीति, व्हाट डज दिस नीति स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट इज HUF। HUF बहुत लोगों ने सुना होगा। HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जब हम हिंदू लॉ का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें कवर करेंगे, बट फॉर राइट नाउ इट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट इज ED। केजरीवाल जी के बारे में सुना होगा, केजरीवाल जी के केस के बारे में सुना होगा, तब ये वर्ड बहुत हाईलाइट हुआ था। सो ED स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ED स्टैंड्स फॉर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट इज ECI। ECI हम सबको पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन आवर कंट्री। तो यही रिस्पॉन्सिबल है, सारे रूल्स यही बनाता है, कैसी चीज़ें परफॉर्म करी जाएंगी, क्या चीज़ें होंगी, तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ECI ही बनाता है और यही सब कुछ रेगुलेट भी करता है। नेक्स्ट इज EVM। EVM भी हमें पता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप लोगों में से कई लोग ऑलरेडी अपने जो वोटिंग है वो कंडक्ट कर चुके होंगे। सो दीज आर द EVM। डिजिटल मशीन होती है जिसके द्वारा जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज TRAI। TRAI स्टैंड्स फॉर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, यहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं थी। नीति आयोग इज़ इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिया है। HUF ये हम हिंदू लॉ के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ED के बारे में भी हमने सुना है। इलेक्शन कमीशन एंड EVM के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। देन कम्स योर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है बाय द यूनिवर्सिटी। अदर देन दैट जो इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है उतना पढ़ लो, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर द एब्रीविएशन पार्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कम्स दीज 3 टर्म्स। ये 3 टर्म्स आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं। DPSPs। DPSP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर ये चीज़ यूनिवर्सिटी आपको ट्रिक करेगी, वो लिखेगी कि DPSP का फुल फॉर्म क्या है। अब आपको पता है कि वो क्या है, बट यूनिवर्सिटी आपको कैसे ट्रिक करेगी, वो लिखेगी ऑप्शन 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। ऑप्शन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ऑप्शन 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एंड ऑप्शन 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब चारों ऑप्शन काफ़ी सिमिलर होंगे, एक S का या एक आध प्लूरल सिंगुलर का फ़र्क होगा, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप हो जाओगे कंफ्यूज। सो मेक श्योर इट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसे अच्छे से याद करना बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको ट्रिक करेगी। नेक्स्ट FR फंडामेंटल राइट। ये चीज़ तुम्हारी फंडामेंटल राइट है, बट वो है क्या, वो यहाँ पे आता है। कौन से आर्टिकल्स हैं, वो लॉ वीडियो जो हम आके लेके आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटी। दीज आर योर ड्यूटीज़। ये है क्या, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ बेसिकली ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को एडवाइस करे गए हैं कि जब भी आप कुछ पॉलिसीज़ वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ इन्हें फॉलो कर लीजिएगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके राइट्स हैं, ये राइट्स आपसे नहीं छीने जा सकते एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कंट्री में इमरजेंसी लगती है और 1-2 सिचुएशंस है, उन सिचुएशंस में आपसे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आपसे नहीं छीने जा सकते। देन कम्स योर फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं वो ड्यूटीज़ जो आप पे इम्पोज करी गई हैं, जैसे कि आप अपने कंट्री का ध्यान रखें, अपने कंट्री के नेशनल फ्लैग का ध्यान रखें, रिस्पेक्ट दें उन्हें। तो ऐसी जनरल बातें जो आपके लिए एज अ ड्यूटी हैं बट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है आपके ऊपर। फंडामेंटल राइट्स आर लीगली इन्फोर्सेबल। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सो दीज आर योर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट इज़ योर ट्रिप्स।
ट्रिप्स स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, इस पे भी शॉर्ट बन सकता है, दैट व्हाट इज IPR। IPR स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क होता है। नाउ इट इज रिगार्डिंग ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज योर ट्रिप्स। नेक्स्ट कम इज NJAC। NJAC स्टैंड्स फॉर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा ILO। ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट NCLT। NCLT स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स इज योर GDP। GDP आई होप सबको पता होगा, GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज योर वैट। वैट का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पहले हम पे लगता था, अब इसे रिप्लेस कर दिया है किसने, GST ने। ये तीनों चीज़ें डोंट वरी हम इकोनॉमिक्स पोर्शन में पढ़ेंगे, आगे आने वाली चीज़ें भी, FDI क्या होता है, क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। इन तीनों चीज़ों के बारे में भी हम अपने इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में पढ़ेंगे। राइट नाउ आप जस्ट फुल फॉर्म पे फोकस करो। सो वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे अब रिप्लेस कर दिया है GST ने, विच स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे बढ़ते हैं FDI, इसके बारे में भी हमने सुन रखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज योर CAG। CAG स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आगे टाडा, वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आपने सुना होगा संजय दत्त के ऊपर भी चार्जेस लगे थे टाडा के, यही केस आया था उनके ऊपर। क्या हुआ नहीं हुआ वो सेपरेट चीज़ है, बट दीज वर द थिंग्स जिनका उनके ऊपर चार्जेस लगा था। टाडा। टाडा स्टैंड्स फॉर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट। दिस इज एक्ट। ठीक है, टेररिस्ट एंड डिस्क्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, टाडा। उसके बाद आ गया आपका OCI। OCI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, BCI। BCI स्टैंड्स फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करा गया था एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अंदर, इसे याद रखना। देन BCI बेसिकली करता क्या है, वो लीगल प्रोफेशन को, लीगल एजुकेशन इंडिया में, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। दिस इज़ द थिंग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज CBI। CBI भी हमें पता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है नंबर ऑफ केसेस। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जब केस हुआ था तो डिमांड करा गया था कि CBI को ये केस हैंड ओवर कर दिया जाए, क्योंकि CBI टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। देन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, इस्टेब्लिश करी गई थी 1963 के अंदर, किसकी रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्यों कही गई थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये बातें एक्स्ट्रा हैं, बट संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी और 1963 में इस्टेब्लिश करी गई थी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना, एंड फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लेना, स्पेलिंग्स अच्छे से याद करना। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी ट्रिक करेगी, कुछ स्पेलिंग्स लिख देगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मेक श्योर इट इज़ सेंट्रल ब्यूरो, ना कि सेंटर ब्यूरो। यूनिवर्सिटी आपको लिख देगी सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेक श्योर आपने स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लिए हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज योर RBI। RBI हमें पता है, RBI स्टैंड्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, एंड बेसिकली ये बनाया गया था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट का नाम याद कर लेना। एंड करंटली हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI, संजय मल्होत्रा इज़ द गवर्नर ऑफ RBI करंटली। नेक्स्ट इज सेबी। सेबी का भी हमें पता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी अप्रैल 12, 1988 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा NGT, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। NGT स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो सेटअप करी गई थी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर। बेसिकली क्यों करा गया था कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी केस आ रहा है, तो उसको जल्दी से एंड इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ किया जा सके, उसके लिए ये स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाई गई थी ताकि यहाँ पर उन मैटर्स को डील करा जा सके।
इंडिया ऑल्सो हैज़ दिस, इंडिया ने भी स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल ओपन करी थी जब ये एनजीटी ओपन करा था। एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद वो थर्ड कंट्री बन गया था ये ओपन करने के लिए, एंड अभी तक का फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री also to do this. अभी के लिए the main information that you should remember is NGT stands for National Green Tribunal, एक स्पेशलाइज बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर फॉर्म करी गई थी। क्यों करी गई थी? ताकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के जो भी केसेस हैं उनको इफेक्टिवली एंड जल्दी से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ECHR। दिस स्टैंड्स फॉर योर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। ये बेसिकली क्या है? ये सेटअप करा गया था 3 सितंबर 1953 में। क्यों करा गया था? ताकि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है जी, नाम से ही समझ में आ जाता है ह्यूमन राइट्स के लिए बनाया गया था। तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एंड फंडामेंटल फ्रीडम की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये कन्वेंशन जो है वो आई थी। इसके अलावा इस ICCPR। ICCPR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल राइट्स। बेसिकली इसका मेन एम क्या है? ऐसा ही सिमिलर है, तभी मैंने इन दोनों को सिमिलर कैटेगरी में रखा था। ये भी यही बात बोलता है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी का राइट होना चाहिए बिटवीन मैन एंड वेमेन, राइट टू लाइफ होना चाहिए, टॉर्चर एंड स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, राइट टू लिबर्टी होनी चाहिए, राइट टू सिक्योरिटी ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों का ही सिमिलर एम रहा है। आई वुड नॉट से सेम बट सिमिलर। ये बात करता है ह्यूमन राइट्स की, ये थोड़ा सा एक्सप्रेसली बताता है कि किसका एम क्या है, एंड दोनों के फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। यूएनओ हमें पता है, यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आगे आने वाली 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनके हेड क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर फुल फॉर्म, पूछ लेंगे यूएनओ का क्या फुल फॉर्म है, एंड देन ये पूछ लेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है। सो इट्स इन न्यूयॉर्क, USA। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ योर यूनिसेफ अगेन हमें पता है, इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी कैसे ट्रैक करेगी? इसके नाम में वो लिख देगी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। इट्स नेशंस है, चिल्ड्रंस है, अपोस्ट्रॉफी एस है यहाँ पे, फंड्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बेसिकली बनाया क्यों गया था? ताकि जो वुमेन है और जो चिल्ड्रन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को एड्रेस किया जा सके, इसलिए बनाया गया था। ये इसका पुराना नाम है, अब इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। ये इसका न्यू नेम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, USA में। ठीक है जी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना, हेड क्वार्टर्स अच्छे से याद कर लेना। इस वाली स्लाइड से, इस वाली वीडियो से आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको लीगल एब्रीवेशंस का भी पता चल जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी पता चल जाएगा, एंड उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा। तो तीनों चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, इसलिए मैंने साथ में रखा है इन दोनों को। WTO, WHO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों कहाँ है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन इज योर यूनेस्को किस लिए है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी अगेन आपको कंफ्यूज करेगी, यूनाइटेड नेशन लिख देगी, नेशन नहीं है, नेशंस है। एजुकेशनल है, एजुकेशन नहीं है। साइंटिफिक है, साइंस नहीं है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। सो मेक श्योर आप इसका नाम अच्छे से लिखें, बिकॉज सिमिलर वर्ड्स लिखेगी यूनिवर्सिटी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ICJ एंड ICC। अगेन थोड़ा सिमिलर लगता है बट थोड़ा डिफरेंट है। ICJ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। ICC अगेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कहाँ है? हेग, नीदरलैंड। तभी मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हेग नीदरलैंड। यहाँ पे याद रखना कोर्ट है, कोर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज IAEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में है।
ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, IMF, वेरी इंपॉर्टेंट। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, USA। तीनों वाशिंगटन DC में है, इसलिए मैंने सेम स्लाइड में रखा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। फर्स्ट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। देन इज IBRD, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कहाँ है? वाशिंगटन DC में है इसका हेडक्वार्टर। देन इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। सो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। IBRD, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो इन वाशिंगटन DC। देन इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वाशिंगटन DC। ठीक है जी। नाउ नाटो, अगेन बहुत ही न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक, नाटो। दिस इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। नासा एंड इसरो। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, विच इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छे से नाम याद रखना। देन इज़ योर इसरो। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ योर भीम। भीम को सरकार आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। भीम स्टैंड्स फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी। ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। सो ये इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो गाइज, आज की जो वीडियो थी, आई होप ये आपको बहुत हेल्प करी होगी। इस वीडियो में आई हैव ट्राइड टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द लीगल एब्रीवेशंस, और लीगल एब्रीवेशंस के साथ उनसे रिस्पेक्टिव क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने कवर करने की कोशिश करी है। जिन टॉपिक्स पे डेडिकेटेडली बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं या दूसरे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड नए अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।